हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स के अंदर बहुत काम आती है, क्योंकि जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी की हेल्प है वो भी लेनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी देखते हैं आज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें कि प्रोबेबिलिटी आखिर कहते किसे हैं, तो सबसे सिंपली हम ये कह सकते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट का हमें रिजल्ट पता नहीं होता कि क्या आएगा, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है ऐसा रिजल्ट आ जाए, हो सकता है ऐसा रिजल्ट आ जाए। अगर हम वो अंदाजा मैथ के फॉर्म में लगाएं तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली कुछ नहीं है, जो हमारे पास में एक रिजल्ट आने वाला है फ्यूचर में, उस रिजल्ट का अंदाजा लगाने को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है। देखो, प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा डिवीजन है। डिवीजन बोले तो A डिवाइडेड बाई B, ऐसा एक सिंपल सा डिवीजन है। अब इस डिवीजन के अंदर हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो B है, ये B होता है टोटल रिजल्ट्स। B है वो है टोटल रिजल्ट्स, और जो A होता है वो होता है रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अगर हम टोटल जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स में से रिक्वायर्ड रिजल्ट्स का रेशियो लें, ऐसे डिवीजन करें, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा हम और अच्छे से डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आखिर होगी क्या। देखिए, अगर हमें यह कहा जाए कि एक फैमिली है और इस फैमिली के अंदर टोटल चिल्ड्रन 3 है, टोटल चिल्ड्रन 3 है, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लेंगे वो थोड़ा समझने की कोशिश करो, बाद में हम फॉर्मूला भी बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मैंने पहले एक बार बताया था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोबेबिलिटी में और का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन। तो एक तो एंड है और एक और है, तो आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर ये एंड और का मतलब पता होना चाहिए। फिर वापस आते हैं हमारे सवाल पे। हमारा सवाल ये है कि टोटल चिल्ड्रन है 3, और 3 में से 2 गर्ल्स होने की और 1 बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हो सकता है कि इन 3 चिल्ड्रन में से पहली गर्ल हो, दूसरी भी गर्ल हो, तीसरा बॉय हो। इसका मतलब यह हुआ कि गर्ल गर्ल बॉय, 2 गर्ल हो गई, 1 बॉय हो गया। हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, हमारा जो यहां पर रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो गया। एक तरीका तो यह हो सकता है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, पहला गर्ल, दूसरा बॉय, तीसरी गर्ल, तो भी हमारा 2 गर्ल 1 बॉय वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है। मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला बॉय हो, तीसरा और दूसरा गर्ल हो, तो भी हमारा 2 गर्ल 1 बॉय होने का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि हमको जो रिजल्ट चाहिए
दो गर्ल्स एक बॉय वाला रिजल्ट वो तीन तरीके से निकल सकता है, यानी कि तीन वेज में निकल सकता है। अब आप इसको थोड़ा ठीक से पढ़िए। मैं ऐसे पढ़ सकता हूं ना, गर्ल एंड बॉय, और गर्ल एंड बॉय एंड गर्ल, और बॉय एंड गर्ल। समझ में आया? मैं एंड और का यूज कर रहा हूं। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो तीन वेज के अंदर मिल सकता है, और तीन वेज कौन कौन से वो आपके सामने हैं। अब गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी नेचर में क्या होती है? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि दो टाइप के सेक्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेक्स। एक होता है बॉय, एक होता है गर्ल। तो अब देखो वहां पर लिखा हुआ टोटल रिजल्ट्स, टोटल टाइप के सेक्स कितने हैं? दो में से रिक्वायर्ड यानी गर्ल कितने होते हैं? एक। और ऐसे ही बॉयज में दो में से एक बॉय होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नेचर में गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। ये तो एकदम से यूनिवर्सल टाइप की बात है, ये इस सवाल से लेना देना नहीं है भाई, या तो गर्ल होगी या बॉय होगा। तो दो रिजल्ट्स हैं, गर्ल एंड बॉय, और उनमें से एक या तो गर्ल या बॉय। अब आप इस प्रोबेबिलिटी को फुलफिल करो। देखो, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हाफ। एंड की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह भी तो हो सकता है, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और मतलब प्लस गर्ल बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड गर्ल। तो ये हो गया हमारे पास में तरीका। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 आया कि नहीं आया? इसको करोगे आप 3/8 आ जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? आपका फाइनल रिजल्ट निकला 3/8। अब देखिए, ये तरीका जो है वो तो है एक सिंपल तरीका, और सिंपल तरीका इन द सेंस आपने कॉम्बिनेशंस बना लिए कि इस कॉम्बिनेशन से भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, इस कॉम्बिनेशन से भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, और इस कॉम्बिनेशन से भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। यहां पर हमारे पास सैंपल साइज छोटा है, यानी फैमिली के अंदर चिल्ड्रन का नंबर जो है वो कम है। यही सोचो कि अगर यहां पर यह कहा जाता कि 7 बच्चे हैं, 7 में से 4 गर्ल हैं 3 बॉय है, तो सोचो कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते, पहला गर्ल, दूसरा गर्ल, तीसरा गर्ल, चौथा गर्ल, पांचवा बॉय, छठा बॉय, सातवां बॉय, ऐसे करके। तो ये तो हम एग्जाम में कर भी नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं है। तो आपके पास में सबसे पहली जरूरत क्या है? आपको निकालना है कि जो भी रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट कितने तरीके से निकल सकता है। आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ वेज निकालने की। नंबर ऑफ वेज यानी आप वो काम कितने तरीके से कर सकते हो, यानी कि आप वो रिजल्ट कितने तरीके से ला सकते हो। हमारा जो छोटा सा रिजल्ट था, 3 बच्चे हैं, 2 गर्ल 1 बॉय, हम 3 तरीके से ला सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है। इसके साथ हमें तीनों तरीके से ये रिजल्ट लाना है। इसका मतलब चाहे ये तरीका हो और ये तरीका हो और ये तरीका हो, रिजल्ट तो सेम आएगा। तो हमको और का इस्तेमाल कैसे करना है, समझ में आया? आपसे जब पूछा जाए कि भाई आपको ये रिजल्ट ये लाना है, तो आप कहोगे इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको इनमें से एक तरीका लेना है, तो हम और का इस्तेमाल करते हैं। यहां देखो, गर्ल गर्ल बॉय यानी गर्ल एंड बॉय, तो हमको मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करना है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर ऑफ वेज। एंड दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है आपका? दूसरा रिक्वायरमेंट है कि यहां जितने भी रिजल्ट्स आने हैं, जैसे टोटल 3 चिल्ड्रन है तो 3 रिजल्ट आने हैं,
जितने भी रिजल्ट आने हैं उन सभी रिजल्ट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट। रिजल्ट कह दो, इवेंट कह दो, आउटकम कह दो, एक ही बात है। अगर आपने ये तरीका इस्तेमाल किया तो आपके पास में फाइनल प्रोबेबिलिटी आएगी और ये आप फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज करोगे ही करोगे। देखो, नंबर ऑफ वेज आपको हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट और ईच इवेंट। अब मैं आपको यही वाले क्वेश्चन का यही आंसर इस तरीके से निकाल के बताता हूं, ध्यान से समझना। हमारे पास में एक फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट। ये जो आपने लिखा है नंबर ऑफ वेज, इस नंबर ऑफ वेज का भी एक अपना फॉर्मूला है। आप नंबर ऑफ वेज ऐसे बना भी सकते हो कि जैसे आपने वहां पर बना लिया गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल, तो आपने 3 तरीके बना लिए रिजल्ट लाने के। लेकिन बड़ा कोई सैंपल साइज होगा तो कैसे बनाओगे? तो आपको यह तरीका इस्तेमाल करना, नंबर ऑफ वेज। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ वेज क्या है? नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू NCR। एक फॉर्मूला है NCR, ये कॉम्बिनेशंस निकालने का फॉर्मूला होता है। N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है टोटल रिजल्ट्स, या आप ये कह सकते हो टोटल आउटकम, या आप ये कह सकते हो कि टोटल इवेंट्स, या आप ये कह सकते हो मैक्सिमम नंबर गिवन इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर क्या दिया हुआ है? जैसे यहां पे दिया हुआ था उस फैमिली में 3 बच्चे होने चाहिए, तो मैक्सिमम 3 था ना वहां पे, तो n की वैल्यू आएगी 3। दूसरा है R। R का मतलब होता है रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट, या आप कह सकते हो रिक्वायर्ड आउटकम, या आप कह सकते हो रिक्वायर्ड इवेंट। और सरल शब्दों के अंदर R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है वो वाला नंबर जो पूछा गया है, आस्क्ड नंबर इन द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया नंबर है उसको R कहते हैं। अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ, अब देखना, इस फॉर्मूला को जब हम खोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ये हो गया हमारे पास में। ये जो n फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो उस नंबर को आप घटते हुए क्रम में 1 तक मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई बात समझ में? नाउ अगर आपके पास 1 फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो 1 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 होगा, और एक चीज 0 फैक्टोरियल हो तो उसका आंसर भी 1 ही होगा। ये 2 याद रखना, 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। देखो ध्यान से, अगर आपको फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस क्वेश्चन के अंदर
मैक्सिमम कितने रिजल्ट्स लाने के लिए बोला, यानी मैक्सिमम कितने नंबर दिए गए, उनमें से पूछा क्या है, आपको वो सवाल, वो रिजल्ट कितने तरीके से निकाला जा सकता है, उसके लिए इस्तेमाल करना है नंबर ऑफ वेज। उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है जितने भी मैक्सिमम वहां पे नंबर दिए हैं सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से। अब नंबर ऑफ वेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है NCR। n का अर्थ होता है उस सवाल के अंदर मैक्सिमम नंबर कितना दिया हुआ है वो, और R का मतलब होता है उस सवाल में पूछा क्या है, कितने के लिए पूछा है। जैसे 2 गर्ल्स 1 बॉय, तो क्या पूछा क्या गया है, 2 गर्ल या 1 बॉय, तो आप क्या करोगे, या तो 2 लोगे या 1 लोगे। फिर NCR को जब हम खोल के लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाए उसको घटते हुए क्रम में 1 तक मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में 1 फैक्टोरियल का अर्थ 1 ही होगा और 0 फैक्टोरियल का अर्थ भी 1 होगा। चलो बात करते हैं आगे। अब हम वापस से हमारे सवाल पे आते हैं और उस सवाल से हम वही 3/8 वाला रिजल्ट निकालते हैं। बड़ा सिंपल सा है, अगर ये सवाल समझ में आ गया तो बस प्रोबेबिलिटी हो गई कंप्लीट। हमारा सवाल क्या था कि उस फैमिली के अंदर 3 चिल्ड्रन थे, तो 3 तो मैक्सिमम हो गया, और उस फैमिली में 3 में से 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी और 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। आपको जब कभी भी एग्जाम में सवाल मिले तो आप एक काम किया करना, जैसे आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम नंबर 3 है, तो ये तो लिख लिया 3, उस 3 को 2 और 1 में डिवाइड कर दिया। भाई अगले ने पूछा है 2 गर्ल्स 1 बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 को ऐसे लिख लेना 2 गर्ल्स 1 बॉय। अब हमको पता है कि यहां हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेनी है हर एक रिजल्ट की, यानी यहां टोटल 3 रिजल्ट है तो तीनों रिजल्ट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेनी है। 2 गर्ल्स है, फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड गर्ल, एंड 1 ही बॉय है तो 1 बॉय। हमको 2 बार गर्ल की प्रोबेबिलिटी लेनी है, 1 बार बॉय की, क्योंकि हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट, हर रिजल्ट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो 2 गर्ल्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई और 1 बॉय की क्या हो गई। अभी तो हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। हमने कहा 3 तरीके हैं, कैसे, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, या बॉय गर्ल गर्ल, ये 3 तरीके हैं ना। अब देखना, हमारा नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला था NCR। n का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी मैक्सिमम नंबर गिवन इन क्वेश्चन। तो यहां बच्चों का मैक्सिमम नंबर क्या दिया गया है, 3 ना, तो इसकी जगह लिखो 3। C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, R का मतलब होता है आस्क्ड नंबर, आपसे 3 में से क्या पूछा है, 2 गर्ल या 1 बॉय। आप चाहो तो 3C2 लिख सकते हो, R की वैल्यू 1 लिख सकते हो, आप चाहो तो R की वैल्यू 1 लिख सकते हो, आप चाहो तो 2 लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर अभी हमारे ब्रैकेट में n-r करते हैं अपन। देखो अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n-r, यानी 3 - 2 का होल फैक्टोरियल। ऐसे ही तो लिखूंगा अगर मुझे लिखना पड़ा तो। सो फाइनली यहां पर हमने क्या कर दिया कि 3 फैक्टोरियल, देखो 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 3 - 2 करोगे 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1। तो ये देखो, ये काटोगे तो आंसर आएगा 3। ये देखो 3 तो आ रहा था, नंबर ऑफ वेज कितना आया, 3, तो नंबर ऑफ वेज आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट।
यहां पे टोटल 3 रिजल्ट है, पहला गर्ल, दूसरा गर्ल, तीसरा बॉय। मतलब ये हुआ कि भी 3 बार आपको ये प्रोबेबिलिटी लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गर्ल की, ये गर्ल की, ये बॉय की है, बस 2 प्रोबेबिलिटी ये है, 1 प्रोबेबिलिटी ये है। फाइनल आंसर 3/8। इस फॉर्मूला से आंसर निकालना ज्यादा इजी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि यहां हमने 2 लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा? चलो 1 लिख लो। 3C1 करके देखो क्या आएगा। 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अभी हमने r की जगह 1 लिया है तो 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में आपको n माइनस r करना ही पड़ेगा। तो देखो ब्रैकेट में 2 का फैक्टोरियल अपने आप आ गया ना। इसका मतलब यह हुआ कि 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू, ब्रैकेट करो, 3 में से 1 गया तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है। तो फाइनली आपके पास में आंसर वही आने वाला है। आपको 3 में से 2 पूछा है, 1 पूछा है, चाहे तो आप r की जगह 2 ले लो। अगर आप r की जगह 2 लोगे तो ब्रैकेट में 1 बन जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसकी भी आ गई ना अपने आप। अगर आप r की जगह 1 लेते हो तो ब्रैकेट में 2 बन जाएगा, इसकी भी आ गई अपने आप से यहां पे प्रोबेबिलिटी। तो आपको फाइनली क्या करना है, r में तो या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये 3 जो है उसका ध्यान रखना है। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट में आपके पास में उतनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए जितने रिजल्ट है, यानी कि मैक्सिमम 3 है तो 3 जनों की यहां पर प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, वरना सवाल गड़बड़ कर बैठोगे। चलो ये हो गया हमारे पास में एक एग्जाम्पल। अभी देखो ये एग्जाम्पल बताते हुए मुझे कितना टाइम लगा है, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप बार बार उसका प्रैक्टिस करो। और मैं फिर कह देता हूं कि एग्जाम के अंदर हड़बड़ाहट मत करना। ये जो पूरा फॉर्मूला लिखा था वो पूरा फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट, यानी हर रिजल्ट की आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है। अब मैं आपसे एक और सिंपल सा सवाल पूछता हूं। देखो एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर टोटल 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन है। बताओ इस फैमिली के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 4 में से 3 तो बॉय हैं, 1 गर्ल है। अब वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं बताता हूं इसको क्या करना है। हमको यह पता है कि हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेज निकालने का पहले, और नंबर ऑफ वेज है NCR। उसके बाद में हमें मल्टीप्लाई करनी है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट, यानी कि यहां पर मैक्सिमम नंबर है 4, तो n की जगह आएगा 4। यहां C तो C है, R की जगह या तो 3 लिख लो या 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां मैं 3 लिख लेता हूं। उसके बाद में 3 बॉयज हैं, इसका मतलब 3 बार बॉयज की प्रोबेबिलिटी लेनी है, और मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बॉय एंड बॉय एंड बॉय एंड गर्ल, तो 1 बार गर्ल की प्रोबेबिलिटी लेनी है। अभी हमारे पास में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट, ईच का मतलब सभी का, 4 के 4 का रिजल्ट, यानी 4 बार प्रोबेबिलिटी लेनी है आपको। तो आप इसे 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। 3 तो बॉयज की हैं, इसमें से 1 गर्ल की है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो कहीं भी किसी की लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4C3। देखो एक चीज और बता देता हूं, जब कभी भी n और r का वैल्यू
ऐसा आता है कि r की वैल्यू n से केवल एक कम होती है, जैसे 4c3 है, इसका आंसर 4 ही आएगा। करके देख लेना, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, चाहे इसको आप ऐसे करके देखो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 2 1, और ये 4 माइनस 3 का मतलब 1। देखो ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, आंसर क्या आया 4। जब कभी भी n और r की वैल्यू ऐसी हो कि एक का डिफरेंस हो, तो जो n की वैल्यू होती है वही हमारा नंबर ऑफ वेज आता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1/4, ये 4 से 4 गया, फाइनल आंसर क्या आया 1/4। इस सवाल का फाइनल आंसर आएगा 1/4। नंबर ऑफ वेज यूज लेने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, वो सीधा सीधा ऐसे निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वेज यूज करो। देखो यहां पर 4 वेज ही हो सकते हैं, पहली गर्ल, दूसरी गर्ल, तीसरी गर्ल, चौथा बॉय, सॉरी 3 बॉय है ना इस बार, पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथी गर्ल, पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरी गर्ल, चौथा बॉय, फर्स्ट बॉय, गर्ल, बॉय, बॉय, या गर्ल और 3 बॉय। ये तो क्या छोटे सवाल है, इसलिए हम आराम से ऐसे कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन करोगे तो भी फाइनल आंसर 1/4 ही आएगा। इससे बेटर ये थोड़ा सिंपल पड़ता है ना। चलो, आपसे कहा गया है कि 4 चिल्ड्रन है मैक्सिमम, चारों में से ऑल बॉयज। ऑल बॉयज का मतलब क्या हुआ कि 4 के 4 बॉय हैं। अब जो नंबर मैक्सिमम है वही नंबर r है, यानी यहां n और r की वैल्यू तो हो गई समान, 1 हो गई। 4 बॉयज है, यानी कि आपको 4 बार बॉयज की प्रोबेबिलिटी लेनी है, ये 4 बार बॉयज की प्रोबेबिलिटी लेनी है। फॉर्मूला क्या है हमारा, NCR मल्टीप्लाइड बाय ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट। ये कितना आया, ये 4 4 16। अब देखो यहां n की वैल्यू है मैक्सिमम 4, r की वैल्यू जो है वो है 4, जहां पर n और r की वैल्यू सेम होती है उसका रिजल्ट 1 आता है। करके देख लेना, तो फाइनल रिजल्ट आया 1/16। जब n की वैल्यू और r की वैल्यू सेम होती है तो 1 रिजल्ट आता है, क्योंकि आप 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल करोगे तो कट के 1 आएगा आंसर। ये हो गया हमारे पास में एक और रिजल्ट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं जो आपको एग्जाम के अंदर काम आएगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही ध्यान से समझ पाओगे, फायदा होगा। पहली बात, अगर आपसे ऐसे पूछे कि एक फैमिली है, उस फैमिली में 4 चिल्ड्रन हैं, 4 में से 3 गर्ल 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां पे 4 में से 3 गर्ल्स और 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर आपसे यह पूछे कि एक फैमिली के अंदर 4 चिल्ड्रन हो चुके, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड बीइंग ए गर्ल, तो आपको इस सवाल में क्या पूछा है, आपको इन 4 के बारे में नहीं पूछा, आपको पूछा है 5th, सिर्फ उस 5th के बारे में कि वो गर्ल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हमसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ और सिर्फ 5th की, तो इसका आंसर आएगा हाफ, सिंपल, क्योंकि गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ होती है। जैसे यहां 4 बच्चे तो हो चुके, तो उनकी तो रिजल्ट आ गया ना सामने, तो
उनका अंदाजा थोड़ी लगाएंगे, जो बच्चे हो चुके हैं पैदा उनका अंदाजा थोड़ी लगाएंगे। भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब तो अंदाजा लगाना होता है ना, जब रिजल्ट नहीं पता है तब हम अंदाजा लगाते हैं। जैसे आपसे कहा कि इस फैमिली में 4 बच्चे हैं, आपको दूर से बता दिया कि वो फैमिली है उसमें 4 बच्चे, उस घर में 4 बच्चे हैं, बताओ उस घर के अंदर 3 जो है वो गर्ल और 1 बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता नहीं उस घर में कितने बच्चे हैं, सॉरी कैसे गर्ल्स कितने हैं बॉय कितने हैं, तो आप अंदाजा लगाओगे। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि वहां 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, जो या तो बॉय है या गर्ल है या जो भी है। अब बताओ उस घर में अगर 5th बच्चा और हो तो उसके गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वहां आपको सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ना कि इनकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ? ये तो चलो प्रोबेबिलिटी का वैसे कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको अपने जेनेटिक्स में क्रॉसेस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अगर हमारे क्वेश्चन में मेंडल का नाम आ जाए कि इन ए मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो आपको मेंडल के जो रिजल्ट आए उन्हीं की प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। लेकिन यदि मेंडल का नाम ना आए तो ध्यान रखना कौन से जीनोटाइप के बीच क्रॉस हो रहा है, उन क्रॉस से क्या रिजल्ट आता है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल में क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि फ्रॉम मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस एलो। जैसे ही मेंडल का नाम आया, अब दिमाग लगाना ही नहीं है। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब वही F1 वही F2 वही F2 के रिजल्ट्स, 3:1 टॉल ड्वार्फ, 1:1 कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। तो जहां मेंडल का नाम आ गया तो मेंडल के अकॉर्डिंग आपको टॉल होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 ही लेनी है और ड्वार्फ होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही लेनी है, क्योंकि मेंडल का तो यही रिजल्ट आया था। अच्छा ठीक है, आगे पूछा है फ्रॉम मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3 प्लांट्स आर पिक्ड अप फ्रॉम F2 जनरेशन। F2 जनरेशन से 3 प्लांट्स को उठाया तो मैक्सिमम कितने प्लांट्स आए यहां पे 3, तो n की वैल्यू यहां 3 होने वाली है। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 2 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। आ गया समझ में? इस सवाल को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई, पहली बात मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हुई है, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम नंबर कितना दिख रहा है आपको 3 प्लांट्स उठाए तो मैक्सिमम नंबर है 3 में से 2 कैसे होने चाहिए टॉल और ड्वार्फ 1, यानी कि R की वैल्यू या तो 2 लेनी है या 1 लेनी है। बट हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट। तो 2 टॉल है, 2 टॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2 बार 3/4, क्योंकि यहां मेंडेलियन रेशियो नाम दे दिया तो 3/4। एक ड्वार्फ को मत भूल जाना, ये ड्वार्फ का। तो अब आप निकालो, हमारा फॉर्मूला है NCR। n की वैल्यू आप चाहो तो n की वैल्यू तो 3 ही लेनी पड़ेगी, r की वैल्यू चाहो तो 1 ले लो या 2 ले लो, वो आपकी मर्जी। NCR मल्टीप्लाइड बाय सबकी प्रोबेबिलिटी, यानी 3 है तो 3 बार प्रोबेबिलिटी आएगी, 2 बार आएगी टॉल की 3/4 एंड 3/4, 1 बार आएगी ड्वार्फ की। अब मैंने बताया अगर n और r की वैल्यू एक दूसरे के पास हो,
मतलब एक कम हो, तो ये तो आएगा 3, बाकी आपके सामने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 9, 27 डिवाइडेड बाई 64। फाइनल आंसर आया आपका 27 डिवाइडेड बाई 64। आया बात समझ में आपको क्या करना है यहां पे? अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा ऐसे कह दूं कि 2 ड्वार्फ होने चाहिए और 1 टॉल होने चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताओ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 2 ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी लेनी है, 1 टॉल की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो हमारा यही आंसर कैसे मॉडिफाई हो गया, 3C2 मल्टीप्लाइड बाई, इस बार 2 बार ड्वार्फ 1 बार टॉल, तो ये आएगा आपका 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 64, तो ये 9/64 आ गया। चीज समझ में आई आपको? अगर मेंडल का नाम ले दिया तो मेंडल के रिजल्ट्स यूज करो, लेकिन अगर वो आपको जीनोटाइप दे दे, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये कहे कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए कैपिटल बी, तो यहां डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल वाले यूज मत कर लेना। यहां आपको जैसा जीनोटाइप दिया है उसके हिसाब से देखो। यदि कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराएं तो कैपिटल ए स्मॉल ए आता है और स्मॉल ए आता है, ये हाफ, ये भी हाफ। अगर इसका क्रॉस हम इससे कराएं तो एक आता है कैपिटल बी, एक आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हाफ एंड हाफ। आपसे पूछे कि इन दोनों के क्रॉस से बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/4 आंसर आएगा। यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो सिर्फ एक की पूछ रहा है, तो यहां n भी एक है, r भी एक है और ईच इंडिविजुअल भी एक ही है, तो 1C1 करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे निकाल सकते हो। चलो एक और बताता हूं आपको क्वेश्चन, एक सवाल और करते हैं, फिर मैं आपको कुछ CSIR के पुराने सवाल आए हुए हैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। आप और ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जहां डाउट आता है प्रोबेबिलिटी वाले सवालों के अंदर वो पूछिए। कुछ यहां पर ऑलरेडी दे रखे हैं आगे के क्वेश्चंस, वो मैं आपको जब टॉपिक होंगे तब एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, तो मैं मेरे हिसाब से बाद में यहां पर आपको बता दूंगा। जैसे आपसे कहा गया है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज सेल्फ क्रॉस्ड, ये सेल्फ क्रॉस कराया इसका, बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कैपिटल ए कैपिटल बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अभी क्या करना है आपको, जीनोटाइप डिसाइड करो। क्या हो रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी की सेल्फिंग है, इसका मतलब ऐसे है, इसकी सेल्फिंग से कैपिटल ए लाना है और कैपिटल बी लाना है। सिंपल है ना। अब हमको ये पता है कि यहां जो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। आप ये डिसाइड करो कैपिटल ए का क्रॉस अगर कैपिटल ए से कराएं तो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल बी से कराएं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। और यहां फॉर्मूला में कुछ नहीं लिखाना, तो मतलब एंड आएगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी 1/16। सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल लेता हूं जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है, हमारे पास 2 डाइस हैं, हमने 2 डाइस फेंके, throwing 2 dice simultaneously,
2 डाइस है, फेंके। आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9। दोनों डाइस फेंकने पर टोटल नंबर 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो, आपको पता है कि ये जो डाइस होता है, इस डाइस में यहां पर नंबर लिखे हुए हैं इस तरीके से, तो एक डाइस के टोटल फेस कितने हैं? टोटल फेस 6। ठीक है, 6 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। भाई टोटल 6 में से 1 तो एक ही फेस पे है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से 1 है, क्योंकि 6 में से एक फेस ऐसा है जिस पे 2 है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 6 फेस में से एक फेस पे 3 है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 6 फेस में से एक फेस पे 4 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से एक फेस पे 5 है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से एक फेस पे 6 है। क्लियर हुई ये बात आपको? यानी कि जो एक डाइस है, उस डाइस में टोटल फेस, हमने बोला ना प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा डिवीजन होता है, टोटल रिजल्ट्स 6 टाइप के आ सकते हैं, उसमें से रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड करो। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी सबकी 1/6 1/6। अब हमने 2 डाइस फेंके, ये लो डाइस 1 और ये लो डाइस 2। अब क्योंकि यहां दोनों डाइस फेंके हैं साथ साथ, तो मैं ये कहूंगा ना डाइस 1 एंड डाइस 2। भाई दोनों हमको साथ में चाहिए, तो एंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। अब दोनों डाइस का सम 9 आना चाहिए। कैसे आ सकता है? पहली प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो पहले डाइस में 6 आ जाए एंड दूसरे डाइस के अंदर 3 आ जाए, तो 6 और 3 9 हो गए। दूसरी प्रोबेबिलिटी, और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले डाइस में 5 आ जाए एंड दूसरे डाइस के अंदर 4 आ जाए, तो भी 9 हो सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इस डाइस में 4 आ जाए और इस डाइस में एंड इस डाइस में 5 आ जाए, तो भी 9 हो सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है इस डाइस के अंदर 3 आ जाए एंड इस डाइस के अंदर 6 आ जाए, तो भी 9 आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके 9 नहीं लिख रहा हूं। 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9 और 3 + 6 9। ठीक है मतलब समझो, इस डाइस में 6 आए प्लस इस डाइस में 3 आए तो 9 होता है, और हमको 2 डाइस एक साथ फेंकने हैं, एक साथ। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये रही। तो ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 एंड 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इस तरीके से 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/36। अगर ये 5 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड ये 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, ये भी कितना हो गया? 1/36। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 4 आए तो 1/6, इसकी 5 आने की 1/6, ये भी हो गया 1/36। ये कंफ्यूज मत होना 9 से, ये तो रिजल्ट है टोटल। और ये भी 1/6, ये भी 1/6, तो 1/36। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरीके से 9 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। ये भी तरीका तो सही है ना? 9 तो इसमें भी आ रहा है, 9 तो इसमें भी आ रहा है टोटल, और टोटल 9 तो इसमें भी आ रहा है। तो आपको यहां पर 4 में से कोई एक रिजल्ट लेना है। दिस प्रोबेबिलिटी और दिस प्रोबेबिलिटी और दिस प्रोबेबिलिटी और दिस प्रोबेबिलिटी। तो आपको क्या करना है? पहला तरीका और दूसरा तरीका और तीसरा तरीका और चौथा तरीका, यह है आपका 1/9 करेक्ट आंसर। चीज समझ में आई? तो आपको ऐसे करना है
दो डाइस एक साथ फेंके तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, दोनों का सम 9 आना चाहिए, तो कितने तरीके से आ सकता है 9? ये भी तरीका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन लेना तो कोई एक तरीका है हमको, तो यहां और आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला जो CSIR का एक सवाल आया हुआ है, उस सवाल के अंदर आपसे कहा गया है कि 3 जीन है। आपसे कहा गया है देयर आर 3 जीन्स, ए जीन, बी जीन, सी जीन। आगे लिखा है ये 3 फिनोटाइप कंट्रोल करते हैं। ये करता है फिनोटाइप ए कंट्रोल, ये करता है फिनोटाइप बी कंट्रोल, ये करता है फिनोटाइप सी कंट्रोल। ये 2015 जून में आया हुआ सवाल है, तो मैं अब बोर्ड पे इतना लिखूंगा वो तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। इस लैंग्वेज में क्या लिखा है, 3 जीन है ए बी सी, तीनों के तीनों जीन 3 फिनोटाइप कंट्रोल करते हैं, 3 अलग अलग। आगे लिखा है विच असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यहां तीनों के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन तीनों का फिनोटाइप एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होगा, तो ए अपना फिनोटाइप देगा, बी अपना देगा, सी अपना देगा। आगे अभी और लिखा है ए प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी इज सेल्फ्ड, इसकी सेल्फ क्रॉस कराया, तो मैं ये लिख लूं कि भाई ये क्रॉस कराया। फिर लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्रोजेनी विच शो डोमिनेंट फिनोटाइप फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द फिनोटाइप्स कंट्रोल्ड बाय एबीसी जीन। मेरे बात सुनिए, इस पूरे सवाल में यह नहीं लिखा कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में क्या रिलेशन है, कैपिटल बी और स्मॉल बी में क्या रिलेशन है, कैपिटल सी और स्मॉल सी में क्या रिलेशन है, ये लिखा ही नहीं है। अगर ना लिखा हुआ हो तो अपना दिमाग नहीं चलाना है और ये मानना है कि कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट है, कैपिटल बी अपने स्मॉल बी पे डोमिनेंट है और कैपिटल सी अपने स्मॉल सी पे डोमिनेंट है, ये मानना है। फिर आई बात समझ में? अपना दिमाग नहीं लगाना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी तो हो सकती है सर, को डोमिनेंस भी तो हो सकती है सर, नहीं लगाना है दिमाग, जो नॉर्मल चल रहा है वो करना है। देन अब मैं बताऊं आपको क्या पूछा है। इसने पूछा है कि यदि इस जीनोटाइप और इस जीनोटाइप को हम क्रॉस कराएं तो आपके पास में टोटल कितने प्रोजेनीज बनेंगे। इस बार देखो 3 जीन है, एक जीन होता है तो F2 के अंदर बनते हैं 4, 2 जीन होते हैं तो 16, ये 3 है तो यहां 64 बनेंगे, 8 गैमिट तो ये बनाएगा और 8 ही गैमिट ये बनाएगा। तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इतना बड़ा आपके पास में एक चेकर बॉक्स बनेगा 64 प्रोजेनीज का। अब सवाल क्या कह रहा है आपको ये पूछ रहा है कि ये आउट ऑफ 64 में से कितने प्रोजेनीज ऐसे होंगे जिनके पास में एटलीस्ट 1 डोमिनेंट फिनोटाइप होना चाहिए, कम से कम एक डोमिनेंट फिनोटाइप होना चाहिए, चाहे वो ए का डोमिनेंट हो और दोनों का रिसेसिव हो, चाहे वो बी का डोमिनेंट हो इन दोनों का रिसेसिव हो, चाहे वो सी का डोमिनेंट हो इन दोनों का रिसेसिव हो। आपको बोला है एटलीस्ट 1, इसका मतलब यह भी हुआ कि कम से कम एक का आपके पास में डोमिनेंट होना चाहिए।
2 का होगा तो भी चलेगा, तीनों का होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए डोमिनेंट। तो आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए? आपके पास में एक रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ऑल रिसेसिव। ऑल रिसेसिव नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चलेंगे। तो पहले आप ये निकालो कि ऑल रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी मैं स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराऊं तो इसका भी रिसेसिव आए, कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से कराऊं तो इसका भी रिसेसिव आए, और कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी से कराऊं तो इसका भी रिसेसिव आए। मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है कि कम से कम एक तो डोमिनेंट हो। तो मुझे जो है वो सभी के रिसेसिव नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे 1/64 नहीं चाहिए। तो इस 1/64 को छोड़कर कुछ भी चलेगा, तो एटलीस्ट 1 के लिए क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से 1/64 नहीं चाहिए, इसका आंसर आएगा 63 डिवाइडेड बाई 64। ये आंसर है। इसका मतलब ऐसा कोई जीनोटाइप जहां कम से कम एक कैपिटल ए हो, बाकी चाहे सारे रिसेसिव हो, ये चलेगा। 2 जीन जो है वो डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव हो, चलेगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो, तो जो ये 64 आपके पास प्रोजेनीज है, इनमें से सबसे जो लास्ट वाला है वही होगा तीनों के लिए रिसेसिव। बाकी सब के अंदर कम से कम एक तो आपको डोमिनेंट देखने को मिलेगा पक्का। तो आपको सवाल में यही पूछा है कि इनमें से कितने प्रोजेनी ऐसे होंगे जिनमें इन तीनों फिनोटाइप में से कम एक तो, एटलीस्ट एक तो डोमिनेंट हो। 2 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक डोमिनेंट होना चाहिए। तो ऐसे निकालो कि क्या नहीं होना चाहिए, सभी रिसेसिव हो, ये नहीं होना चाहिए। तो सभी रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/64 इस क्रॉस से। तो बची हुई प्रोबेबिलिटी चलेगी अपने को। तो सवाल का आंसर आएगा 63/64। अगला सवाल देखो। अगर आप लोगों के पास में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो तो वो प्लीज लेके बैठो, ताकि आपको समझ में आएगा ये। और अभी अगला सवाल है वो 2014 के अंदर आया हुआ है। फिर से आपको ये कहा है कि 3 इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन है, वो तीनों मिलके चूहे के अंदर कॉट कलर को कंट्रोल करते हैं। 3 जीन है, तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं ये मान लेता हूं कि भाई एक ए है, एक बी है, एक सी है। आगे पढ़ते हैं। द जीनोटाइप ऑफ फ्यू ऑफ द कॉट कलर्स आर गिवन बिलो। कुछ कॉट कलर्स दे रखे हैं, जैसे अगर जीनोटाइप में कम से कम एक कैपिटल ए है, दूसरा ए कोई भी हो, एक कैपिटल बी है, दूसरा बी कोई भी हो, एक कैपिटल सी है, दूसरा सी कोई भी हो, यानी तीनों जीन के एक एक डोमिनेंट अगर है तो अगोटी कलर आता है। ये अगोटी कलर के लिए आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि अगोटी कलर लाना है तो कम से कम एक कैपिटल ए चाहिए, कम से कम एक कैपिटल बी चाहिए, कम से कम एक कैपिटल सी तो चाहिए ही चाहिए, ये होना ही चाहिए अगोटी। दूसरा, अगर आपको ब्लैक कलर लाना है तो उसकी कंडीशन देखो क्या है। ब्लैक कलर के लिए ए दोनों स्मॉल होने चाहिए। ये अगले क्वेश्चन ने खुद कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, दोनों ए स्मॉल होने चाहिए। एक कैपिटल बी चाहिए, दूसरा चाहे बी स्मॉल आए या कैपिटल आए, और एक सी भी कैपिटल चाहिए, तो वो ब्लैक बन जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या दे दी भाई, यही चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिखा है एल्बिनो।
एल्बिनो के लिए ए चाहे कोई भी हो, चाहे यहां कैपिटल ए हो या कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, क्वेश्चन ने कहा है कुछ भी हो, चाहे ए का जीनोटाइप। ऐसे ही यहां बी का जीनोटाइप कुछ भी हो, कैपिटल बी स्मॉल बी कुछ भी हो, अगर सी दोनों स्मॉल आ गए तो वो एल्बिनो बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल है कि जब सी जीन अपनी रिसेसिव कंडीशन में है तो किसी का इफेक्ट नहीं आने देता। खैर छोड़ो इसको, हमको ये कंडीशन दे दी कि 3 जीन है, तीनों में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और तीनों जीन कैसे कैसे कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा कि कैपिटल ए स्मॉल ए का क्या रिलेशन है कैपिटल बी स्मॉल बी का, तो क्या करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और क्या मानना है कि सभी का डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील पे डोमिनेंट है। अब सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्बिनो, ये एल्बिनो आने की फ्रीक्वेंसी क्या है इन F2 के अंदर पूछा है, तो पहले F1 बनानी पड़ेगी आपको। F2 क्रॉस फ्रॉम ए प्योर ब्लैक, देखो प्योर ब्लैक का क्रॉस एल्बिनो से कराया जिसका जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। आपको क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एल्बिनो आने के चांस क्या है F2 में, तो पहले तो आपको F1 बनानी है और आपको यह नहीं कहा कि भाई F1 का क्रॉस किससे कराना है, तो क्योंकि हमें कुछ नहीं कहा तो हमको मानना है कि F1 की सेल्फिंग करानी है, इससे बनेगी F2 और F2 के अंदर एल्बिनो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सवाल कह रहा है कि प्योर ब्लैक का क्रॉस आपको इसके साथ कराना है, ये एल्बिनो है क्योंकि इसमें देखो स्मॉल सी है। ए चाहे कुछ भी हो अगले ने जगह खाली छोड़ी है, बी चाहे कुछ भी हो अगले ने जगह खाली छोड़ी है, सी अगर ये आ गया तो ये एल्बिनो बन जाएगा। तो क्रॉस देखो, पहली बात यहां से देखो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ब्लैक कैसे आता है, ब्लैक आता है जब दो स्मॉल ए हो, एक कैपिटल बी हो और एक कैपिटल सी हो। अगले ने कहा है प्योर ब्लैक, मैंने आपको पहली ही क्लास के अंदर बता दिया था कि प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस। इसका मतलब ब्लैक लाने के लिए आपको ये तो चाहिए ही चाहिए स्मॉल ए, आपको एक कैपिटल बी भी चाहिए, देखो लिखा है वहां पे, लेकिन प्योर के लिए आपको दूसरा भी कैपिटल बी लेना पड़ेगा। वैसे ही एक कैपिटल सी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगले ने कहा है प्योर, तो प्योर के लिए दूसरा भी कैपिटल सी लेना पड़ेगा। आप यहां स्मॉल बी स्मॉल सी लेते हो तो वो ब्लैक तो बन जाएगा लेकिन वो प्योर ब्लैक नहीं होगा। तो अगला आपको कहना चाहता है कि भाई ये जीनोटाइप लो आप, और अगोटी का जीनोटाइप ये दे रखा है एल्बिनो का, तो इसमें तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये तो दे रखा है। अब इनसे F1 बनाओ, देखो स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कैपिटल ए, कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल बी से कैपिटल बी, कैपिटल सी का क्रॉस स्मॉल सी से कैपिटल सी, ये तो बन गई F1। F1 की करानी है सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब हो गया ये, इन दोनों की सेल्फिंग से एल्बिनो चाहिए। पहली बात, एल्बिनो के लिए कंडीशन क्या है, ए का कोई भी जीनोटाइप लिखो, अगर आप इन दोनों ए को क्रॉस कराओगे तो आपके पास में 4 बनेंगे ना, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए 4 बनेंगे। 4 में से कुछ भी लिखो तो मैं 4 में से 4 कुछ भी लिख दूं, इसका मतलब मैं 1 लिख सकता हूं ना। देखो जब कभी भी आपको ऐसे खाली जगह दी हुई हो ना कि आप इस ए की जगह कुछ भी लिख दो, तो ए की जगह 1 लिख दो, इसका मतलब यह हुआ कि भाई आप जब कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए ये मिलेगा ना।
आप ये भी ले सकते हो, 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 वहां कुछ भी लिख दो, तो वहां कुछ भी लिख दो, तो 4 में से 4 लिख दो कुछ भी, तो मतलब 1 लिख दो ना, सीधा 1 ही लिख दो। एल्बिनो कैसे आता है, ए का जीनोटाइप कुछ भी, बी का जीनोटाइप कुछ भी, लेकिन सी दोनों स्मॉल चाहिए, तो ए की जगह तो कुछ भी लिख दिया, मतलब 1 लिख दिया। ऐसे ही बी का क्रॉस बी से कराओगे तो कुछ भी लिख सकते हो, मैं मतलब वही 4 में से 4 लिख सकता हूं। अब है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, इस क्रॉस से आपको स्मॉल सी ही लाना है, तो इस क्रॉस से स्मॉल सी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। देखो ये कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी 1/4 आया ना, यही चाहिए आपको। तो फाइनली आंसर क्या आया, सॉरी ये नहीं कटेगा, फाइनली आंसर क्या आया, यहां 1, यहां भी 1, ये 1/4, तो फाइनल आंसर 1/4। सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है बट है बहुत अच्छा, आगे भी पूछा जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, एक आधा और लेते हैं। देखो आपसे कहा गया है कि एज्यूम करो 4 जीन है, ठीक है भाई 4 जीन है, ए है, बी है, सी है, डी है, कहा है नॉट लिंक्ड, इनमें लिंकेज नहीं है। नॉट लिंक्ड का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, नॉट लिंक्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेनी बीइंग दिस फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन, आपको कहा है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी का क्रॉस यदि हम स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी से कराएं, इस क्रॉस से कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछा आपको। बस हो गया हमारा सवाल। क्या कह रहे हैं कि ये चारों जीन है वो लिंक्ड नहीं है, लिंक्ड नहीं है इसका मतलब 4 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराओगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑल कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे ना, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी से कराओगे तो कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, करा के देख लेना साइड में। स्मॉल सी का क्रॉस स्मॉल सी से कराओगे तो ये तो यही आएगा, स्मॉल सी यानी 1 आएगा। कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस कैपिटल डी से कराओगे तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी हाफ, 1/4। सिंपल है। आगे देखो एक और सवाल है, आपको कहा है कि एक जीनोटाइप है कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसकी सेल्फिंग कराई, इसका मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी क्रॉस्ड विथ कैपिटल ए, कैपिटल बी, सेल्फिंग कराई। अगर हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ए प्रोजेनी विल बी स्मॉल बी। आपको एक बात कही है कि यहां ए एंड बी जीन के बीच की डिस्टेंस है वो 50 मैप यूनिट्स है, या सेंटीमोर्गन लिखा है मैप यूनिट्स, एक ही बात है, 50 मैप यूनिट्स है। देखो जब कभी भी डिस्टेंस 50 या 50 से ज्यादा आए तो इसका अर्थ होता है यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप ये बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराएं तो स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से कराएं तो स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 1/16 आंसर आएगा। सिंपल है ये भी। चलो आपको मैं
एक और सवाल बढ़िया वाला बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना जरूर और सीखना भी जरूर, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट कई बार काम आएगा आगे के क्वेश्चन में भी। हमने मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमारा क्रॉस ये था कि पेरेंट 1 पेरेंट 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, F1 क्या बना था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बना था। ठीक है, बन गया। नाउ इसकी जब सेल्फिंग कराई थी तो हमको देखो राउंड एंड येलो 9 मिले थे, हमको राउंड एंड ग्रीन 3 मिले थे, हमको रिंकल्ड एंड येलो 3 मिले थे, हमको रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 मिले थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको यह पता है ना कि जो राउंड शेप है वो तो है डोमिनेंट शेप, और जो रिंकल्ड शेप है वो है रिसेसिव। आपको यह भी पता है ना कि येलो जो कलर है वो है डोमिनेंट कलर, और जो ग्रीन है वो है आपका रिसेसिव कलर। पता है ना ये? ध्यान रखना। अब मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम का पॉइंट बताने वाला हूं, सुनो, समझो, लिखो। हमें एक जीनोटाइप में जो डोमिनेंट ट्रेट आते हैं उन डोमिनेंट ट्रेट को लिखने की जरूरत नहीं होती है। हमें एक क्वेश्चन में डोमिनेंट ट्रेट बताने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 9 यहां पे आए हैं, इन 9 को मैं ऐसे लिख दूं ना कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें ये पेरेंट था, इसका ये फिनोटाइप, इसका ये फिनोटाइप, F1 का ये फिनोटाइप, मैं सारा बता दूं आपको, तो फिर मैं ये लिख सकता हूं कि इस क्रॉस में वाइल्ड टाइप आते हैं 9। अगर मैंने वाइल्ड लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहां 2 कैरेक्टर एक साथ चल रहे हैं, तो ये 9 का मतलब ये हुआ कि पहले जीन का भी डोमिनेंट ट्रेट है, दूसरे का भी डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट्स को लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि वाइल्ड टाइप 9 आए। दूसरा फिनोटाइप देखो, राउंड डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। आपको बताना पड़ेगा कि ग्रीन 3 आए। अब देखो, मैंने यहां पे ग्रीन 3 लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि कलर के लिए तो रिसेसिव है, बट शेप के लिए ये डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये अगर ग्रीन है, इसमें शेप नहीं लिखी ना कि ये राउंड है या रिंकल्ड है, क्या समझोगे? यही समझना है कि ये शेप के लिए डोमिनेंट है, तो ये राउंड एंड ग्रीन है, बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखो, रिंकल्ड 3, मैंने शेप लिख दी, कलर तो नहीं लिखा। अगर मैंने कलर नहीं लिखा है तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि कलर कैसा है, डोमिनेंट है, तो ये रिंकल्ड एंड येलो है। चौथे के अंदर दोनों रिसेसिव है, तो मुझे दोनों लिख के बताने पड़ेंगे। रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 है। मेरी बात समझ में आई आपको? एक क्रॉस के अंदर यदि डोमिनेंट ट्रेट है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, रिसेसिव ट्रेट को लिखने की जरूरत होती है। इसी के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या यहां पर बताया है। यह सवाल आया है जून 2017 के अंदर। आपको क्या लिखा है वो बता देता हूं मैं। एंड
देखो, ए फिनोटिपिकली नॉर्मल फ्रूट फ्लाई was crossed to another fly whose phenotype was not recorded. एक तो है पेरेंट 1, एक है पेरेंट 2. ये पेरेंट है नॉर्मल, फिनोटाइप में नॉर्मल है, मतलब वाइल्ड टाइप है, इसका पता नहीं. ठीक, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं. ऑफ द प्रोजेनी 3/8 वर वाइल्ड टाइप. इन दोनों के क्रॉस से 3/8 है वो है वाइल्ड. इसका मतलब यहां पर दोनों जो ट्रेट हैं वो नॉर्मल है, वाइल्ड है. ठीक, डोमिनेंट है. उसके बाद में 3/8, ये जो 3/8 है वो है इबोनी बॉडी कलर. इनमें इबोनी बॉडी कलर है. उसके आगे लिखा है 1/8. 1/8 में वेस्टिजियल विंग शेप है. ठीक है भाई, विंग शेप. और लिखा है 1/8 के अंदर बॉडी भी इबोनी है एंड विंग भी वेस्टिजियल है. वेस्टिजियल शेप के विंग है. अब बताओ दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है. बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है ये सवाल. क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनो. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इस पूरे के पूरे रिजल्ट को पढ़ो. रिजल्ट क्या कह रहा है कि ये वाइल्ड टाइप है. आगे मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि बॉडी का कलर इबोनी है. तो मुझे यह समझ में आया कि एक तो कलर चल रहा है यहां पे, मतलब एक तो कलर है, करेक्टर वो चल रहा है, और दूसरा मुझे आगे पढ़ के पता चला विंग की शेप ये चल रहा है. तो मुझको ये तो कंफर्म हो गया कि भाई जो चल रहा है यहां पे वो क्या है, वो एक तो कलर है बॉडी का, दूसरा विंग की शेप है. पता चल गया. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. मैंने कहा था कि जो रिसेसिव होता है उसको लिखना पड़ता है. अगर बॉडी के कलर को इबोनी लिखा है तो इसका मतलब इबोनी तो रिसेसिव है. तो नॉर्मल क्या हुआ. अब आप एक बार के लिए नॉर्मल कुछ भी मान लो. मैं मान लेता हूं ग्रे कलर नॉर्मल है. ग्रे कलर नॉर्मल है, डोमिनेंट है. इसमें तो कलर लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, ये 3/8 कैसे हैं, ग्रे कलर वाले. ठीक है, ग्रे है. फिर आगे मैंने पढ़ा तो पता चला वेस्टिजियल विंग्स हैं, वो जो है वो तो रिसेसिव है, क्योंकि लिखा गया है वो रिसेसिव है. तो विंग इसमें तो नॉर्मल है ना. तो कैसे विंग्स लिखूं मैं. मान लीजिए कि मैं लॉन्ग विंग्स लिख देता हूं एक बार. लॉन्ग विंग्स ये नॉर्मल है, तो ये वाइल्ड टाइप है, तो इसमें ये हो गया. फिर ये जो 3/8 है इसमें बॉडी का कलर तो लिख दिया, विंग की शेप तो लिखी नहीं. तो इसका मतलब इसमें विंग तो है नॉर्मल, लॉन्ग विंग, और इसमें बॉडी कलर इबोनी, ये तो लिखना पड़ेगा. तीसरा पढ़ो, इसमें शेप तो लिख दी. शेप लिख दी इसका मतलब ये तो रिसेसिव है, और यहां बॉडी कलर तो लिखा नहीं, तो इसका मतलब इसके पास बॉडी कलर कैसा है, नॉर्मल है. तो मुझे नॉर्मल लिखना पड़ेगा. नाउ ये जो 1/8 है ये सारे के सारे दोनों ही इबोनी बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग दोनों के लिए रिसेसिव है. आई बात समझ में. अब यहां दो करेक्टर एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब ये यहां डाई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है. नाउ आप काउंट करो. देखो नीचे 8 8 8 8 दे रखा है ना, तो आपको इसको कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको वो ऐसे लिखते कि भाई 1/4 यहां पर वेस्टिजियल विंग है, बाकी में 8 है, यहां पर 1/4 है नीचे 4 है, तो आपको सबको कॉमन बनाना पड़ता. यहां तो पहले से ही कॉमन है. अब पढ़ो, हमारे पास में
एक तो कलर है ग्रे, एक कलर है इबोनी, तो आप पहले ये देखो ग्रे कलर और इबोनी कलर का रेशियो क्या है। ग्रे और इबोनी, मुझे 3 तो ग्रे ये दिख रहे, ये ग्रे है, और एक ग्रे ये दिख रहा है, तो टोटल 8 में से 3 के पास ग्रे है, एक के पास ये ग्रे है, तो 4 तो हो गए ग्रे। इबोनी का देखो 3 के पास में इबोनी, एक के पास इबोनी, 4 के पास इबोनी हुई है, इसका मतलब ग्रे और इबोनी का रेशियो क्या आया 1:1। आई बात समझ में। अब दूसरा देखते हैं विंग वाला। लॉन्ग विंग है, एक वेस्टिजियल विंग है, यहां कर लेता हूं मैं, लॉन्ग वेस्टिजियल का रेशियो। लॉन्ग विंग है 3 के पास, इन्हीं 3 के पास लॉन्ग विंग भी है, और ये देखो 3 और हैं, इनके पास भी लॉन्ग विंग है, तो 3 और 3 6, और बचे 1 और 1 जिनके पास वेस्टिजियल है 2। ये रेशियो आ रहा है 3:1 का रेशियो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां 2 कैरेक्टर एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ चल रहे हैं। ऐसा कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें फिनोटिपिक रेशियो आता है 1:1? यह होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में रेशियो आता है 1:1। ऐसा कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसका फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1? ये रेशियो आता है जब कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल, या आप ऐसे समझो जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया, तो हमको पता है टॉल आए थे 3 और ड्वार्फ आया था 1, और जब हमने F1 कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस रिसेसिव स्मॉल टी से कराया था, तो टॉल 1 आया था, ड्वार्फ भी 1 आया था, है ना। समझ में आया। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आपको 1:1 का रेशियो चाहिए तो पेरेंट का जीनोटाइप ये रखो, अगर आपको 3:1 का रेशियो चाहिए तो पेरेंट का जीनोटाइप ये रखो, बस हो गया आपका सवाल। अब देख लो, पहले कलर की बात करें, कलर 1:1 है, तो आप पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 में कलर जैसे इबोनी है, तो मैं इसको कैपिटल ई लिख लेता हूं। कैपिटल ई का मतलब नॉर्मल और स्मॉल ई का मतलब रिसेसिव। 1:1 में मुझे एक तो चाहिए कैपिटल ई स्मॉल ई, और दूसरा चाहिए स्मॉल ई। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो नॉर्मल कलर इबोनी कलर का रेशियो 1:1 आ जाएगा। ये टेस्ट क्रॉस हो गया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और दूसरा देखो, एक तो है लॉन्ग विंग, एक है वेस्टिजियल। अगर मैं कैपिटल वी को नॉर्मल मान लेता हूं और स्मॉल वी को वेस्टिजियल मान लेता हूं, तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कैपिटल वी स्मॉल वी, और यहां पर भी कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। बस ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। कितना सिंपल सा है ये, बस आपको क्या है थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो अब एग्जाम में इसको जो मतलब फाइनली जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि E प्लस ई, कैपिटल ई को E प्लस लिखा और ये स्मॉल ई, V को लिखा V प्लस और V, और इधर भी V प्लस और V। ये आ गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस आपको जो जो चीज पूछी जाती है आप वो सवाल आराम से धीरे धीरे पढ़ो, उसमें से जो जो चीजें काम की हैं वो काम की चीजें आप एक्सट्रैक्ट करके शॉर्ट में लिखो साइड में कि भाई इसमें पूछा तो इतना सा ही है, उसके अनुसार आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप लोगों को और कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो, और YouTube के ऊपर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या करना चाहते हो तो आप बेल आइकन के ऊपर जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। वरना वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, वो पर्सनलाइज्ड हो रखा है, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के वीडियो के ही नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।